डियर लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। और हाँ, ये यूनिट 4 का आखिरी टॉपिक भी है। तो चलिए इसे पूरे ध्यान से समझते हैं क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी की बैकबोन मानी जाती है। देखिए, रिसर्च सिर्फ डेटा कलेक्ट करने का प्रोसेस नहीं होता। इसका असली मकसद होता है अपने ऑडियंस को गहराई से समझना, ये जानना कि कोई कैंपेन कितना इफेक्टिव रहा और ब्रांड कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाना। जब कोई बिजनेस मार्केट रिसर्च करता है तो उसे ये समझ आता है कि उसकी ऑडियंस क्या चाहती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स या मैसेजेस उन्हें ज़्यादा अपील करते हैं और कौन-कौन से फैक्टर्स उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस जानकारी की मदद से बिजनेस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाता है और मार्केटिंग कैंपेन में होने वाले रिस्क को कम कर सकता है। चलिए लर्नर्स, अब बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की, जो हर एडवर्टाइजर्स और मार्केटर के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च हमें ये समझने में मदद करती है कि लोग क्या पसंद करते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं और वो खरीदारी के फैसले कैसे लेते हैं। यानी रिसर्च के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि ऑडियंस के प्रेफरेंसेस, नीड्स और बाइंग हैबिट्स क्या है, और यही इंसाइट्स किसी भी कैंपेन को रेलेवेंट बनाती है। जब एडवर्टाइजर्स को ये जानकारी होती है तो वो ऐसे मैसेजेस डिजाइन कर सकता है जो सीधा कस्टमर्स के दिल को छू जाए, क्योंकि अब वो जानता है कि कौन से फैक्टर्स उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो इमोशंस हो, सोशल मैसेज, प्राइस सेंसिटिविटी या ब्रांड ट्रस्ट। एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले HUL डिटेल में कंज्यूमर रिसर्च करता है। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों की कल्चर प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी कंजम्पशन हैबिट्स कैसी है और कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। तो लर्नर्स, कंज्यूमर बिहेवियर रिसर्च वो फाउंडेशन है जिस पर हर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी टिकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन को एनालाइज करना किसी ब्रांड की ग्रोथ के लिए कितना जरूरी होता है। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं तीसरा पार्ट, इवैल्यूएटिंग मार्केट ट्रेंड्स एंड कंपटीशन। देखिए, रिसर्च का काम सिर्फ कस्टमर्स को समझना नहीं होता, बल्कि ये हमें पूरे मार्केट की डायनेमिक्स यानी बदलते माहौल को भी समझने में मदद करती है। जब हम मार्केट ट्रेंड्स को इवैल्यूएट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंडस्ट्री में कौन कौन से नए बदलाव आ रहे हैं, कौन से इमर्जिंग ट्रेंड्स लोकप्रिय हो रहे हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स किस तरह की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इंसाइट्स की मदद से ब्रांड्स ये अनुमान लगा पाते हैं कि आने वाले समय में मार्केट की डिमांड कैसी रहने वाली है और उसी के अनुसार अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अडेप्ट और इनोवेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भारत में ई-कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट्स का बूम आया तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने इस ट्रेंड को जल्दी पहचान लिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट किया ताकि वो ऑनलाइन शॉपर्स का ध्यान खींच सके और इस ग्रोइंग डिजिटल मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना सके। चलिए लर्नर्स, अब समझते हैं मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस को। रिसर्च की मदद से कंपनीज ये जान पाती है कि उनकी एड कैंपेन वास्तव में कितना असर डाल रही है। उदाहरण के तौर पर, ब्रांड रिकॉल ये बताता है कि लोगों को याद रहा या नहीं कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर ऐड देखा था। एंगेजमेंट रेट ये दिखाता है कि लोग उस ऐड से कितना इंटरेस्ट कर रहे हैं, यानी लाइक, कमेंट, शेयर या क्लिक जैसे एक्शन ले रहे हैं। और परचेज इंटेंट बताता है कि कितने लोग उस ऐड को देखकर प्रोडक्ट खरीदने का मन बना रहे हैं। हर बिजनेस यही चाहता है कि एडवर्टाइजिंग पर जो पैसा लगाया गया है उसका रिटर्न भी मेजरेबल तरीके से मिले। इसीलिए रिसर्च ये कंफर्म करने में मदद करता है कि कोई कैंपेन सिर्फ क्रिएटिव नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। एग्जाम्पल के लिए, कोका कोला अपनी कैंपेन के बाद ऑडियंस पर उनका प्रभाव मेजर करता है। वो टेस्ट करते हैं कि लोगों को ऐड याद रही या नहीं और क्या उस ऐड ने उनके बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया। इसी डेटा के आधार पर उनके अगले कैंपेन की स्ट्रेटजीज तय होती है, यानी रिसर्च फ्यूचर प्लानिंग का भी आधार बनती है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं और उन्हें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च मेथड्स दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यानी कंपनियां दो तरह के डेटा कलेक्ट करती हैं, एक ऐसा जो क्वालिटी और ओपिनियन पर आधारित होता है और दूसरा जो नंबर्स और मेजरेबल फैक्ट्स पर निर्भर करता है। क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप डिस्कशंस हमें ये समझने में मदद करता है कि कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं, उनकी राय क्या है, भावनाएं क्या है और परसेप्शन क्या है। वहीं दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव मेथड्स जैसे सर्विस, क्वेश्चनर या डिजिटल एनालिटिक्स हमें न्यूमेरिकल डेटा देते हैं, जैसे परसेंटेज, ट्रेंड एनालिसिस, परचेज इंटेंट या मार्केट शेयर। दोनों ही अप्रोचेस जरूरी है क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा से हमें लोगों की सोच और बिहेवियर की गहराई समझ में आती है, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा से डिसीजंस लेने के लिए फैक्चुअल और मेजरेबल एविडेंस मिलता है। चलिए लर्नर्स, अब बात करते हैं प्राइमरी रिसर्च यानी फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन की। इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन सीधे ऑडियंस या मार्केट से इकट्ठा करना बिना किसी थर्ड सोर्स के। प्राइमरी रिसर्च एडवर्टाइजर्स को रियल फीडबैक और ऑथेंटिक इंसाइट्स देती है, जिससे कैंपेन ज्यादा एक्यूरेट और ऑडियंस ओरिएंटेड बनते हैं। सबसे पहले आता है सर्विस और क्वेश्चनर। ये मेथड सबसे कॉमन है जब किसी कंपनी को ये समझना होता है कि लोग किसी प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट या सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के जरिए उनका फीडबैक लिया जाता है, जैसे क्या आपको ऐड का मैसेज समझ में आया या क्या आप ये प्रोडक्ट खरीदने पर विचार करेंगे। इस तरह का डेटा डिसीजंस लेने में बहुत काम आता है। दूसरा मेथड है फोकस ग्रुप्स। इसमें कुछ लोगों का छोटा ग्रुप बनाया जाता है जहां वे किसी ऐड या कॉन्सेप्ट पर खुलकर विचार साझा करते हैं। इससे कंपनी को ये समझ आता है कि ऑडियंस ने ऐड को कैसे परसीव किया, क्या उन्हें वो एंगेजिंग लगा, कंफ्यूजिंग या इंस्पायरिंग। तीसरा है इंटरव्यूज। ये वन ऑन वन कन्वर्सेशंस होती है, किसी भी या कभी किसी एक्सपर्ट के साथ तो कभी कंज्यूमर्स के साथ। इसका फायदा ये है कि रिसर्चर गहराई से जान पाता है कि किसी ऐड या प्रोडक्ट ने व्यक्ति के परसेप्शंस और बिहेवियर पर क्या असर डाला है। चौथा मेथड है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। इस अप्रोच में रिसर्चर किसी स्टोर या रियल लाइफ सेटिंग में लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, जैसे कौन से प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं या किस तरह के एड्स पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। इससे नेचुरल पैटर्न्स और हैबिट्स को समझने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स इंडियाज ने लोकल ऑडियंस के टेस्ट को समझने के लिए एक्सटेंसिव सर्वेस किए। रिसर्च के फाइंडिंग्स के आधार पर उन्होंने न सिर्फ अपना मेनू बल्कि एडवर्टाइजमेंट भी लोकल प्रेफरेंसेस के हिसाब से कस्टमाइज किया। नतीजा ये हुआ कि ब्रांड का कनेक्ट और इम्पैक्ट दोनों बढ़ गए और मैकडोनल्ड्स एक ग्लोबल होने के बावजूद लोकल फेवरेट बन गया। चलिए लर्नर्स, अब बात करते हैं सेकेंडरी रिसर्च की, जिसे हम एग्जिस्टिंग डेटा एनालिसिस भी कहते हैं। ये प्राइमरी रिसर्च से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें हम खुद डेटा कलेक्ट नहीं करते बल्कि पहले से मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो रिपोर्ट्स, सर्वेस या स्टडीज पहले ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने की है, हम उन्हें एनालाइज करके अपने मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग इंसाइट्स निकालते हैं। सबसे पहले आते हैं मार्केट रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री स्टडीज। ये एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स होती है जो किसी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। उदाहरण के लिए अगर कोई ब्रांड फैशन इंडस्ट्री में काम करता है तो उसे मार्केट रिपोर्ट से ये पता चल सकता है कि आने वाले सीजन में कौन से स्टाइल्स या कलर पॉपुलर होने वाले हैं। दूसरा है सेंसस डेटा और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सरकार द्वारा पब्लिश किए गए डेमोग्राफिक डेटा से ब्रांड ये समझ पाते हैं कि किस रीजन में किस तरह की ऑडियंस रहती है, उनकी एज ग्रुप, इनकम लेवल, लाइफस्टाइल और प्रेफरेंसेस क्या है। इस डेटा का उपयोग टारगेटिंग और रीजनल मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए किया जाता है। तीसरा है कॉम्पिटिटर एनालिसिस और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ये रिसर्च बताती है कि आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है
और उनकी मार्केटिंग पोजीशनिंग कितनी मजबूत है। इस जानकारी के आधार पर ब्रांड्स अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। चौथा आता है रिसर्च पेपर्स और वाइट पेपर्स। ये डिटेल्ड एकेडमिक स्टडीज होती है जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर गहराई से इंसाइट देती है, जैसे कंज्यूमर साइकोलॉजी, मोटिवेशन फैक्टर्स या डिजिटल मीडिया बिहेवियर। एडवर्टाइजर्स इन रिसर्च पेपर्स को पढ़कर अपनी मैसेजिंग और क्रिएटिव अप्रोच को और साइंटिफिक बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल्स ईयर इन सर्च रिपोर्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये रिपोर्ट हर साल दिखाती है कि लोगों ने पूरे साल में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया। इससे बिजनेसेस को ये समझने में मदद मिलती है कि ऑडियंस के इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसी हिसाब से वे अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि वो लोगों की रियल टाइम नीड से कनेक्ट कर सकें। और अब बात करते हैं डिजिटल और सोशल मीडिया एनालिटिक्स, यानी ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर ट्रैकिंग की। आज के डिजिटल दौर में हर एडवर्टाइजर्स के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ऑडियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कैसे बिहेव करती है, कहाँ ज़्यादा एक्टिव है और किन कैंपेन्स पर सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। सबसे पहले समझते हैं गूगल एनालिटिक्स को। ये एक पावरफुल टूल है जो किसी भी वेबसाइट के ट्रैफिक एंगेजमेंट और कन्वर्जन रेट्स को ट्रैक करता है। इसका मतलब है कि एडवर्टाइजर ये जान सकता है कि यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं, साइट पर कितनी देर तक रुक रहे हैं और क्या वो कोई स्पेसिफिक एक्शन ले रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट खरीदना या कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना। इस तरह के इंसाइट्स किसी भी एडवर्टाइजर्स के लिए बेहद वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि इनसे कैंपेन की रियल परफॉर्मेंस का पता चलता है। और अब आते हैं सोशल मीडिया लिसनिंग टूल्स पर। ये टूल्स ब्रांड को ये समझने में मदद करते हैं कि लोग उनके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या बात कर रहे हैं। हैशटैग्स, मेंशंस और यूजर कमेंट्स को एनालाइज करके ये टूल्स ये बताता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है या निगेटिव। यानी अगर लोग आपके ब्रांड्स के बारे में ट्विटर या इंस्टाग्राम पर बात कर रहे हैं तो ये टूल्स रियल टाइम फीडबैक देकर आपको अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करने में मदद करता है। इसके बाद आता है A/B टेस्टिंग, जो एड परफॉर्मेंस को साइंटिफिकली मेजर करने का तरीका है। इसमें एडवर्टाइजर्स 2 अलग अलग एड वर्जन्स बनाता है और देखता है कि कौन सा वर्जन ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रहा है या बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। इस प्रोसेस से गेसवर्क खत्म हो जाता है और एडवर्टाइजर्स को क्लियर डेटा मिल जाता है कि कौन सी क्रिएटिव अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है। अब बात करते हैं हिट मैप्स की। ये टूल ये दिखाते हैं कि यूजर्स किसी वेबसाइट या लैंडिंग पेज के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा क्लिक कर रहे हैं या इंटरैक्ट कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन से विजुअल्स, बटन्स या एड्स ऑडियंस का ध्यान खींच रहे हैं और किन सेक्शन को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है ताकि कन्वर्जन रेट्स और बेहतर हो सके। नेटफ्लिक्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। नेटफ्लिक्स अपने डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ रिकमेंडेशंस के लिए नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी में भी करता है। हर यूजर्स को अपने व्यूइंग हैबिट्स के आधार पर पर्सनलाइज्ड सजेशंस मिलते हैं और कंपनी टारगेटेड एड प्रमोशन भी रन करती है ताकि हर ऑडियंस ग्रुप को वही कंटेंट दिखे जो उसे सबसे ज़्यादा इंगेज करे। यही है एनालिटिक्स की असली ताकत, सही डेटा, सही ऑडियंस और सही समय पर सही मैसेज। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ डेटा एंड ऑडियंस सेगमेंटेशन एंड पर्सनलाइजेशन की। ब्रांड्स अपने कंज्यूमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। अब ये सेगमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इनेबल करता है पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजिंग को। मतलब आप हर कस्टमर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक और रेलेवेंट एड्स डिजाइन कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल लें अमेजॉन इंडिया का। वो हर कस्टमर का परचेज हिस्ट्री एनालाइज करता है और फिर उसके बेसिस पर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस भेजता है। इससे कन्वर्जन रेट बढ़ता है और कस्टमर भी फील करता है कि उसकी प्रेफरेंस को समझा गया है। अब बात करते हैं प्रेडिक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर की। यहाँ यूज होता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर फ्यूचर ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस को प्रेडिक्ट करता है। मतलब आप पहले से ही जान सकते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस चलने वाली है। ये एडवर्टाइजर के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे उनका
कंटेंट टाइमली और रेलेवेंट बन जाता है। जब आपको पता होता है कि कंज्यूमर किस चीज में इंटरेस्टेड है, तो आप उसी डायरेक्शन में अपनी एड स्ट्रेटजी बना सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं मंत्रा का। मंत्रा अपनी AI ड्रिवन एनालिसिस के जरिए प्रेडिक्ट करता है कि लोग किस स्टाइल या फैशन कैटेगरी में इंटरेस्ट दिखाएंगे और फिर वही प्रोडक्ट्स उनके एड कैंपेन का फोकस बन जाते हैं। लर्नर्स अब समझते हैं मेजरिंग कैंपेन ROI। जब भी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन किया जाता है तो उसका रिजल्ट मेजर करना बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पर हेल्प करता है मार्केटिंग रिसर्च, जो कि कन्वर्जन रेट्स, सेल्स डेटा और कस्टमर फीडबैक को ट्रैक करता है। इस डेटा के बेसिस पर ब्रांड्स ये डिसाइड करते हैं कि उनका कैंपेन कितना सक्सेसफुल था और क्या उनके स्ट्रेटजी को और इम्प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए पेटीएम फेस्टिव सीजन के सेल्स डेटा का एनालिसिस करता है ताकि ये समझ सके कि कौन सी एड सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम जनरेट कर रही है। इससे उन्हें पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। अब बात करते हैं चैलेंजेस इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले बात करते हैं डेटा ओवरलोड। आज के डिजिटल जमाने में इतना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है कि उसमें से यूजफुल इंसाइट्स निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। जब डेटा बहुत ज्यादा होता है तो उसे फिल्टर करके सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। यही है डेटा ओवरलोड, जहां हमें समझ नहीं आता कि इस ढेर सारे डेटा में से सबसे जरूरी बात कौन सी है। अब बात करते हैं दूसरे चैलेंजेस पर, कंज्यूमर प्राइवेसी कंसर्न्स। जब हम किसी कंज्यूमर का डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम सारे लीगल और एथिकल नियमों को फॉलो करें, यानी कोई भी जानकारी बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कंसर्न को एड्रेस करना जरूरी है ताकि ट्रस्ट बना रहे। तीसरा चैलेंज है रैपिड मार्केट चेंजेस। आज कंज्यूमर की प्रेफरेंस बहुत जल्दी बदलती है। एक रिसर्च कंप्लीट होते होते मार्केट का ट्रेंड बदल चुका होता है। इसका मतलब ये है कि जो फाइंडिंग्स हमें अभी यूजफुल लगी वो अगले महीने तक आउटडेटेड हो सकती है। इसलिए मार्केटिंग रिसर्च में समय का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं बायस इन डेटा कलेक्शन। अगर रिसर्च सैंपल लिमिटेड है या प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो रिजल्ट्स बायस्ड यानी एक तरफा हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो पूरे पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते। इसलिए डेटा कलेक्ट करते समय डाइवर्सिटी और न्यूट्रलिटी का ध्यान रखना जरूरी है। और आखिरी में आता है एक बहुत प्रैक्टिकल चैलेंज, दैट इज हाई कॉस्ट एंड टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। एक अच्छी रिसर्च करने में समय और पैसा दोनों लगता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सपोर्ट और टाइम, ये सब चीजें चाहिए होती है। इसलिए कई बार ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रोसेस को स्किप कर देती है, जो कि लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक हो सकता है। लर्नर्स, अगले लेक्चर में हम समझेंगे यूनिट नंबर 5, लेसन 1, concept of public relations and corporate communication. Keep learning and keep growing. JMC Study Hub, लक्ष्य आपका, साथ में।